अब शुरू करेंगे हम लोग किसको? हॉरेस को गाइस हम लोग शुरू करेंगे। देखिए, प्लेटो की जो बुक है दैट इज रिपब्लिक, एरिस्टोटल की जो बुक है दैट इज पोइटिक्स, और इनकी जो बुक है दैट इज आर्स पोइटिका। यानी कि अभी मैंने आपको पढ़ाया ना, एरिस्टोटल को लेकर के मैंने आपको बड़े अच्छे से पढ़ाया, उसके पहले मैंने प्लेटो को लेकर के अच्छे से पढ़ाया। नाउ गाइस दिस इज द राइट टाइम कि जब हम लोग बात करेंगे हॉरेस की। एक्चुअली हॉरेस गाइस ये एक रोमन थे, और जो एरिस्टोटल और प्लेटो हैं आपके, वो ग्रीक क्रिटिक्स थे। अब हम हॉरेस की बात कर रहे हैं। हॉरेस जो थे ये एक रोमन थे। कहां से थे? ही वॉज बाय द वे अ रोमन क्रिटिक। ठीक है, वाटर नहीं है। ही वॉज अ रोमन क्रिटिक, है ना? यस। और रोमन क्रिटिक, उन्होंने लिखा वर्क आर्स पोइटिका, आर्ट ऑफ पोइट्री। आर्स पोइटिका मीन्स आर्ट ऑफ पोइट्री, है ना? जैसे मतलब आर्ट ऑफ पोइट्री की मतलब क्या होना चाहिए पोइट्री को, कैसी कैसी चीजें होनी चाहिए, कैसा रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए पोइट्री में, ही वॉज टॉकिंग अबाउट। एक्चुअली में ये एपिस्टल्स थे गाइस, है ना? और ये लिखा था इन्होंने पीसोस फैमिली के लिए। एक फैमिली थी, बड़ी वेल नोन फैमिली थी रोमन, है ना? और उसी के लिए इन्होंने लिखा था। एंड डिवाइडेड हिज वर्क आर्ट पोइटिका इनटू 3 पार्ट्स, पोएसिस, पोएमा एंड पोएटा। द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द पोइट्री, द पोएम एंड द पोएट। इन 3 पार्ट्स में इन्होंने डिवाइड किया अपने इस वर्क को। और इस वर्क में गाइस इसके अलावा जो आर्स पोइटिका है, इसके अलावा जो और भी फेमस वर्क है हॉरेस के, है ना? सो दैट आर एपिस्टल्स, सटायर्स, ओड्स। एपिस्टल, सटायर एंड ओड्स, ये आपके गाइस 3 अलग अदर टाइप के इनके वर्क्स हैं। In this work, Ars of Poetica, he was talking about how to compose good poetry. जैसे आप विद्यार्थी हैं ना, तो हॉरेस से किसी ने पूछा था कि कैसे अच्छी पोइट्री लिखी जाना चाहिए। हॉरेस के एक स्टूडेंट थे, पीसोस फैमिली, मतलब काफी रिनाउंड फैमिली थी रोमन की, रोम की। सो यू नो गाइज, एक स्टूडेंट ने पूछा कि हाउ टू कंपोज गुड पोइट्री। तो इसी बात को लेकर के हॉरेस ने ही स्टार्टेड राइटिंग वर्क आर्स पोइटिका, मींस आर्ट ऑफ पोइट्री। एंड बाय द वे इट्स एपिस्टल, यानी लेटर फॉर्मेट में था गाइस। एपिस्टल का मतलब होता है लेटर फॉर्मेट, है ना? जैसे कोई एक आदमी किसी दूसरे को लेटर लिखता है, सो दिस इज इन एपिस्टल फॉर्मेट। इस वर्क में उन्होंने एट लेंथ बात किया है कि कैसे पोइट्री का कंपोजिशन होना चाहिए। अब इस वर्क में आपको इतनी चीजें याद रखना है जो मैं आपको यहां पर बताऊंगा। दीज आर द मेन पॉइंट्स, फोकस पॉइंट जो आपके एग्जाम में आते हैं। हॉरेस ने एक बात की थी इन मीडिया रेस वाली, इन मीडिया रेस गाइस। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, व्हाट डज मीडिया रेस मीन? व्हाट डज इन मीडिया रेस मीन गाइस, है ना? व्हाट डज मीडिया रेस मीन? मीडिया रेस का मतलब होता है इनटू द मिडिल ऑफ थिंग्स। जैसे मान लीजिए पोइट्री आप लिखते हैं, तो पोइट्री अगर कुछ सस्पेंस क्रिएट करे, मान लीजिए कि जैसे कोई एक मूवी है, मूवी शुरू हो, और मूवी शुरू होते ही किसी ने ऐसे 2 बार किसी को ऐसे चाकू मारा, है ना? किसी ने 2 बार किसी को स्टैब किया, ऐसे तेजी से 2 बार स्टैब किया, और स्टैब करने के बाद उसे छोड़ दिया। जिसको स्टैब किया था वो ऐसे जाकर के गिर गया, मुंह के बल गिरा, एकदम भयानक तरीके से। आई थिंक जैसे ही मूवी बिगिन हुई, अगर आपको ऐसा सीन देखने को मिले तो आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे भाई मारा क्यों होगा, क्या रीजन रहा होगा, क्यों मारा होगा? नाउ गाइस दिस इज नोन एज मीडिया रेस, यानी कि वर्क की बिगिनिंग कहां पर हो रही है? मिडिल में।
इसके आगे कुछ कहानी है, इसके पीछे कुछ कहानी है। और काजल ने लिखा है कि यस पैराडाइज लॉस्ट भी मीडिया रेस में ही है। बिल्कुल सही। इनटू द मिडिल ऑफ थिंग्स, तभी तो लोगों को लगेगा कि जैसे कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। तो सब लोग सोच रहे थे कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, लोग सोचते रहे। सेकेंड पार्ट आया तो पता चला कि कटप्पा ने बाहुबली को मारा इसलिए था। समझ गए आप? तब आपको पता चला कि अच्छा कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। जब सेकेंड पार्ट आया तो आपको पता चला कि ओ माय गॉड, दिस इज द रीजन, दैट्स व्हाई कटप्पा स्टैप्ड बाहुबली। करेक्ट ना? ये मीडिया रेस का एग्जांपल एक माना जा सकता है कि कटप्पा शुरू में ही आ जाए और बाहुबली को मार दे, आपको लगेगा क्यों मारा, तो फिर उसके पीछे पूरी कहानी बताई जाएगी। तब आपको क्या आएगा, आप भी तो इंटरेस्ट लेंगे, इजंट इट? आप भी तो ऐसे मुंह खोल करके, ऐसा बड़ी बड़ी आंखें ऐसे निकाल करके कि अच्छा हुआ क्या था यार, हम जानना चाहते हैं एक्चुअली में, वांट टू नो। समझ गए आप? यस। मीडिया रेस जैसे पैराडाइज लॉस्ट आपका बिगिन होता है, of first disobedience of the man and the fruit of that forbidden tree whose mortal taste brought death into the world, है ना? Of first disobedience of the man. अब कौन सी disobedience थी भाई? कौन सी disobedience? I want to know, है ना? Yes. जैसे मीडिया रेस में आपकी एक पोयम है लास्ट डचेस, दैट्स माई लास्ट डचेस पेंटेड ऑन द वॉल। वो लास्ट डचेस है जो दीवार में पेंटिंग बनी है ना? दैट्स माई लास्ट डचेस पेंटेड ऑन द वॉल एज इफ सी वर अलाइव एंड आई कॉल। ऐसा लगता है कि जैसे जिंदा है, मुझे ऐसा लग रहा है। फ्रॉप एंड ऑल्प्स हैंड बिजिएस्ट इन अ डे एंड हियर शी स्टैंड्स। कि मतलब फ्रॉप एंड ऑल्फ ने बिजी रह करके, है ना, कुल मिलाकर के बिजी रहते रहते बिजिएस्ट इन अ डे, एक दिन तक पूरा का पूरा बनाया और फिर बना पाए। अब आपको लगेगा भाई ऐसी क्या बात है उस पेंटिंग में, कौन सी ऐसी बात है? यू वांट टू नो एक्चुअली, है ना? मीडिया रेस। एक और इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट टर्म दिया, दैट इज अ पिक्चरा पोइसिस। हॉरेस का मानना था एज इन पेंटिंग सो इन पोइट्री। जैसे गाइज पेंटिंग में कलरफुल बनाया जाता है, उसे कलर दिया जाता है, उसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप्स, डिजाइन, बहुत कुछ दिया जाता है। ऑन द सेम वे पोइट्री ऑल्सो शुड बी लाइक दैट। वैसी ही पोइट्री भी होना चाहिए, उसी टाइप की होना चाहिए, ऐसा मानिए। एज इज पेंटिंग सो इज पोइट्री, कि जैसे पेंटिंग है वैसे ही पोइट्री भी, कि सर्टेन कलरिंग ऑफ इमेजिनेशन चलता है ना। सो यस, सर्टेन कलरिंग ऑफ इमेजिनेशन यहां पर भी चलता है। हॉरेस वॉन्स अगेंस्ट ड्यूक्स एक्स माकिना। हॉरेस ने यह कहा है कि देखो, ड्यूक्स एक्स माकिना कैन बी यूज्ड बट लिमिट से, और ज्यादा लिमिट से बाहर नहीं होना चाहिए था। ड्यूक्स एक्स माकिना क्या होता है? ड्यूक्स एक्स माकिना का मतलब होता है गॉड आउट ऑफ मशीन, गॉड आउट ऑफ मशीन, है ना? बिल्कुल, गॉड आउट ऑफ मशीन। अब इसका क्या मतलब है? एक्चुअली में जो पहले के थिएटर हुआ करते थे तो क्रेन मशीन नहीं होती थी आपकी। आज के जमाने में तो यहां पर लोग खड़ा कर देंगे क्रेन, और क्रेन में किसी को भी लटका दो यहां पर, चाहे एक, है ना, हीरो हीरोइन दोनों लोग बैठ जाएंगे और यहां पर बाइक ले लेंगे और दोनों लोग बैठे रहेंगे और हीरोइन बिल्कुल अपनी जान बचाती रहेगी और हीरो उसको उस पार ले जाने वाला है ड्यू टू क्रेन, होता है ना। बट एट दैट टाइम पीरियड ये क्रेन नहीं हुआ करती थी, तो एक जुगाड़ बनाया गया था उस टाइम पीरियड में। एंड विच काइंड ऑफ जुगाड़ इज दैट? क्योंकि हम भाई इंडिया ही जुगाड़ में फिट नहीं था, अदर कंट्रीज भी थी। एक्चुअली में जैसे मान लीजिए कि ये स्टेज है, स्टेज ऐसे मानिए ये इधर को स्टेज है, यहां पर आपका परफॉर्मर खड़ा है, ये पूरी यहां तक स्टेज है और यहां पर बहुत सारे ये ऑडियंस बैठे हुए हैं, है ना? लग रहा है ना, ये बिंदिया जो है ये ऑडियंस मानिए इनको। इसमें से आप भी कहीं पर होंगे, पता नहीं फ्रंट रो में है या बीच में है कहीं पर,
है ना, आप कहीं ना कहीं होंगे इसमें। तो जैसे ये स्टेज है और इस स्टेज में ये एक्टर है, ये एक्टर अपनी एक्टिंग कर रहा है, और मान लीजिए कि यहां पर गॉड को हमें एकदम से रिप्रेजेंट करना है गाइस। तो गॉड को रिप्रेजेंट करने के लिए पहले के थिएटर में क्या किया जाता था कि यहां पर एक बहुत बड़ा सा पोल गाड़ा जाता था, खूब मोटा सा ये पोल होता था, और इस पोल में एक बड़ा सा डंडा बांध लिया जाता था, और यहां बैलेंस बनाने वाला बैलेंसर लगा होता था। जैसे रेलवे फाटक में आपने देखा ना, रेलवे फाटक वाला, ऑन द सेम वे, तो यहां पर बैलेंस बनाने वाला होता था। और इसमें जो है, जो गॉड का रोल प्ले करता था उसे डायरेक्टली इसमें टांग दिया जाता था, गॉट इट, उसको टांग दिया जाता था इसमें, है ना, सुपरमैन टाइप दिखाने के लिए। आजकल तो सुपरमैन ने यूं किया उड़ना शुरू, है ना, लेकिन पहले के जमाने में इतना उड़ना आसान नहीं होता था। तो यहां से बैलेंस बना करके यहां से घुमाया जाता था, पकड़ के ऐसे, जैसे ऐसे घुमाते थे तो ये इधर उधर चला आता था। तो अगर गॉड को अचानक से यहां पर लाना हो स्टेज में, तो इसे बंधे हुए इंसान को, ये लट्ठे को घुमा करके इस डायरेक्टली स्क्रीन में ले आया जाता था। गेटिंग? बहुत सारे लोगों को समझ में ही ना आ रहा होगा कि क्या है ये गॉड फ्रॉम मशीन। आज तक आपको ऐसा किसी ने समझाया नहीं होगा, एक्चुअली में किसी ने समझाया नहीं होगा ना। ड्यूक्स एक्स माकिना आप जानते होंगे, ड्यूक्स एक्स माकिना, गॉड आउट ऑफ मशीन, गॉड आउट ऑफ मशीन, गॉड आउट ऑफ मशीन, है ना, यस। सो यहां से इसको डायरेक्टली ऐसे घुमा करके स्क्रीन में यहां पर उतार दिया जाता था स्टेज में, और आकर के वो एक्टिंग शुरू कर देता था। तब पता चलता था कि अरे भगवान जी आ गए डायरेक्टली, गॉट इट। हॉरेस ने कहा कि प्लीज इसे अवॉइड करें, ड्यूक्स एक्स माकिना, हर जगह फटाफट गॉड की एंट्री रोक दें। ये नहीं कि छोटी सी कोई किट्टू सी बात हुई ना, किट्टू सी बात, और फटाफट गॉड कूद गए मैदान में, है ना, यस। सो ये गॉड आउट ऑफ मशीन, ये वाला पैटर्न होता था। क्या मैंने मजेदार तरीके से समझाया है ना? अगर गॉड गिर जाते होंगे तो फिर कोई बात नहीं है, सोनम चली जाना, आप उठा लेना, है ना। इन्वेंशन ऑफ गॉड ऑफ सुपरनेचुरल थिंग्स टू अपलिफ्ट द सिचुएशन, श्योर गाइड, श्योर। तो ये वाली कहानी थी यहां पर गॉड आउट ऑफ मशीन वाली, है ना। सो ये है ड्यूक्स एक्स माकिना। ड्यूक्स एक्स माकिना की कुछ सिचुएशन है जहां पर इसे लाया जा सकता है, बाकी हर जगह नहीं। एंड द पर्पज ऑफ पोइट्री इज टू इंस्ट्रक्ट एंड डिलाइट। इंस्ट्रक्ट वही टीच है, टीच एंड डिलाइट, दिस इज द सोल पर्पज ऑफ पोइट्री। ये मेन पर्पज है गाइस पोइट्री का, ठीक है। दिस इज द मेन पर्पज ऑफ पोइट्री, टू इंस्ट्रक्ट एंड डिलाइट। दिस इज द मेन पर्पज ऑफ पोइट्री, ठीक। Yes, instruct and delight, to teach and delight, this is the main purpose of poetry. आपको स्टैंड अप कॉमेडी भी ट्राई करो सर। काजल मैं क्या क्या ट्राई करूं, है ना, मैं क्या क्या ट्राई कर लूं प्लीज। मुझे लग रहा है कि मैं स्टैंड अप कॉमेडी ट्रायल करने लगूंगा तो यूजीसी नेट कौन पढ़ाएगा। सो इंस्ट्रक्ट एंड डिलाइट। एक और अच्छा पॉइंट बता देता हूं मैं हॉरेस का, एंड हॉरेस ने ही एक टर्म दिया था, इस टर्म का नाम बड़ा इंटरेस्टिंग है, यहां पर आप सभी के लिए लिखे दे रहा हूं गाइस। और जो हॉरेस का टर्म है दैट इज कार्पे डियम। कार्पे डियम गाइस, है ना, नाम सुना है ना कार्पे डियम, सीज द डे। कार्पे डियम मतलब सीज द डे, दिस इज द टर्म एसोसिएटेड विद हॉरेस। कार्पे डियम ये जो टर्म है इसे कैवलियर्स ने अप्लाई किया था, कैवलियर पोएट्स ने, है ना, कैवलियर पोएट्स ने। और ये जो टर्म है इसी नाम की एक पोएम लिखा है विलियम शेक्सपियर ने, ठीक है ना, यस, ठीक है। सो देखा आपने गॉड आउट ऑफ मशीन एंड ऑल, यानी कि मैंने आपके हॉरेस को कर दिया खत्म, सीज द डे, और हॉरेस का मैंने काम कर दिया तमाम। हॉरेस ये खत्म। हॉरेस के बाद अब कौन आता?